आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कश्मीर में शांति कब बहाल हो पाएगी, इस सवाल का जवाब तो शायद भारत सरकार के पास आज नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि हिंसा की जो तस्वीरें आज लगातार आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं, पत्थरबाजी की जो तस्वीरें आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां सड़कों पर खड़े होकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रही होती हैं, तो आप यही सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कश्मीर में इतना सब कुछ क्या बुरा है। सवाल यह नहीं है कि कश्मीर में आज इतना बुरा क्या है, सवाल यह है कि आज कश्मीर में लोगों का गुस्सा राज्य सरकार के प्रति इतना ज्यादा क्यों है और कैसे यह गुस्सा आज राज्य सरकार के विरोध से निकलकर हिंदुस्तान के विरोध पर आ जाता है। और आइए यही तस्वीर आज आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद कश्मीर में आमतौर पर यही हो रहा है आजकल। कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले गद्दारों का चेहरा फिर कैमरे में कैद हुआ। पाकिस्तान और अलगाववादियों के मोहरों ने एक बार फिर अपनी हदों को लांघा है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश के खिलाफ बगावत करते हैं चंद पत्थरबाज गद्दार। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। हर दिन कश्मीर के चंद इलाकों में इस तरह की वारदात होती है और पत्थरबाज अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ये तस्वीर अनंतनाग जिले की है, जहां शुक्रवार यानी आज के दिन मुट्ठी भर लोगों ने सेना के वाहनों को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चंद लोग हाथों में पत्थर लिए सेना की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और इन्हीं में से कोई एक इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा है। तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि पत्थरबाजी करने वाले लोगों की तादाद गिनती में है। मुट्ठी भर लोग पत्थरबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का मकसद साफ है कि कश्मीर को बदनाम करना। इस तरह की पत्थरबाजी का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के पीछे अलगाववादियों का दिमाग है। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल कर लोग पूरे कश्मीर को इसी तरह का बताना चाहते हैं। पत्थरबाजी करने वाले लोगों का मकसद है इस तरह की तस्वीरों से ये संदेश जाए कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान के पाले पोसे मोहरे जो पैसे लेकर इन लोगों से पत्थरबाजी कराते हैं, वो असली कश्मीर की तस्वीरों को सामने नहीं आने देना चाहते। सेना ने ऐसे गद्दारों को सख्त चेतावनी भी दे रखी है। बावजूद इसके बेरोजगार लोग चंद रुपयों की लालच में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर कौन पकड़वाता है, अब ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है। इनको एक्सपोज होना चाहिए। सारी वैली की प्रॉब्लम जो है, ये जो मीडिया पे दिखाते हैं, पत्थर फेंकना, सेनाओं के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको गाली देना, हैरेस करना, ये सब पैसे के बूते पर या फिर कुछ मिलिटेंट है जो गन पॉइंट पर इन लोगों को वहां पर लाते हैं। तो इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अनंतनाग की इन तस्वीरों को दिखाकर हमारा मकसद देश के गद्दारों को बेनकाब करना है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तस्वीर पूरे कश्मीर की हकीकत नहीं है। ये उन चंद लोगों की साजिश है जो पाकिस्तान के हाथों में खेलते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको भी स्पष्टता मिले कि जब आप कश्मीर के बहुत ही ज्यादा टेंस होने की बात सुनते हैं, लगता है कि पूरा कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर में न जाने क्या हो रहा है, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की यह स्थिति है। आइए जरा हम आपको अपने मैप के जरिए समझाने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर में जब हम हालात गंभीर होने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। आप जरा देखिए, लद्दाख का वो क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, करगिल तक आता हुआ, ये पूरा का पूरा इलाका शिया बहुल इलाका है और यहां पर किसी भी तरह के कोई भी उपद्रव की घटना आज तक आपको देखने को नहीं मिली होगी। जो आप गेरुए रंग में देख रहे हैं, जम्मू का क्षेत्र, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है और यहां पर जम्मू के पूरे क्षेत्र में आपको आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं न के बराबर देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आप आम लोगों को सड़कों पर आते नहीं देखते। तो पूरा का पूरा मामला कश्मीर घाटी तक सीमित है, जिसे आप नीले रंग में देख रहे हैं। और यह बहुत ही छोटा इलाका है, सिर्फ 10 जिले हैं। जी हां, सिर्फ 10 जिले हैं जो कि कश्मीर घाटी को बनाते हैं और इन 10 जिलों में ऐसे सिर्फ 5 जिले हैं जो कि पत्थरबाजी, आतंकवादी गतिविधियां या भारत विरोधी बयान से ग्रसित हैं, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, कुलगांव और अनंतनाग। सिर्फ ये 5 ऐसे जिले हैं
और 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको ये तमाम भारत विरोधी बातें सुनाई देती हैं। और यहां की आबादी की अगर आप बात करें, पूरी आबादी इन 5 जिलों में 1.5 करोड़ लोगों से ऊपर नहीं है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। पूरे जम्मू कश्मीर में जो फसाद की जड़ है वो 5 राज्य हैं जहां 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं। तो क्या पूरे जम्मू कश्मीर की समस्या को हम इन 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बलि चढ़ा दें? यह सवाल आज न्यूज नेशन आपके सामने रखता है और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब जम्मू कश्मीर को हम एक तनावपूर्ण इलाका मानते हैं, इतना बड़ा विवाद मानते हैं, इसकी वजह से रोज दिन न जाने कितनी हजारों खबरें आप अपने टेलीविजन चैनल पर और अखबारों में पढ़ते हैं, तो बस इतना याद रखिए कि ये सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों की दिक्कतें हैं जो आज इतनी सुर्खियां बटोरती हैं। और आइए इसके साथ साथ आपको हम यह भी बताएं कि पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जो आप लगातार देखते रहते हैं, ये पत्थरबाजी की तस्वीरें महज कुछ 1,000 लोगों की कारस्तानी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कश्मीर का असल सच क्या है। कश्मीर की समस्याएं कहीं ज्यादा हैं। जम्मू कश्मीर में आज जरूरत है कि लेह लद्दाख क्षेत्र में विकास बढ़े, जम्मू क्षेत्र में विकास बढ़े, कश्मीर घाटी के बाकी 5 जिलों में विकास बढ़े, न कि सिर्फ उन 5 जिलों को लेकर हम चिंतित रहे जहां पर 1.5 करोड़ लोग हम सब लोगों पर इस तरह से हफ्ता वसूली का एक दंश लगाए हुए बैठे हुए हैं। जम्मू शांत है, लद्दाख में सुकून है, लेकिन चंद लोग घाटी में जहर घोल रहे हैं। चंद जिलों में रची जा रही है साजिश, और एक छोटे से इलाके में चंद लोगों की गहरी साजिश कुछ इस तरह दिखाई जा रही है जैसे पूरा जम्मू कश्मीर चल रहा हो। लेकिन हकीकत इन सब से कोसों दूर है। कश्मीर के चंद इलाके ही हैं जहां अलगाववादियों ने अपने कुछ मोहरों को बिठाया हुआ है और उन लोगों के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, 12 जिलों में पूरी तरह शांति है। दक्षिण कश्मीर के 6 जिलों में पत्थरबाजों का जमावड़ा है। 4 जिले आतंक से प्रभावित हैं, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है। यानी आबादी के लिहाज से देखिए तो पूरे कश्मीर की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 25 लाख है, जिसमें महज कुछ फीसदी लोग ही हिंदुस्तान को बदनाम करने की चाल चलते हैं। इन लोगों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो शायद चंद हजारों में ही सिमट जाए। इतना ही नहीं, सीमा से सटे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पाकिस्तान अक्सर सीज़फायर का उल्लंघन करता है। बावजूद इसके इन इलाकों में शांति है। इन इलाकों में कभी भी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने नहीं आती। ये लोग हिंदुस्तान के लिए जीने और मरने की बात करते हैं। आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर में अमन शांति है, लेकिन हकीकत ये भी है कि कुछ जिलों तक अलगाववादी अपनी गहरी पैठ बना चुके हैं। यहाँ के युवाओं के मन में जहर घोलने की सोची समझी साजिश चल रही है और इन्हीं इलाकों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं इलाकों के लोगों पर शक है कि कुछ लोग आतंकियों को अपने घर में पनाह देते हैं और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। साफ है कि अगर जन्नत का सुकून बनाए रखना है, अगर कश्मीर की कश्मीरियत को संभाल कर रखना है, तो चंद जिलों में फैले अलगाववाद की आग से सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि ये कश्मीर और सिर्फ कश्मीर को बदनाम करने की साजिश है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक घाटी के उन इलाकों में तनाव ज्यादा है जहां अलगाववादी संगठनों का दबदबा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इन अलगाववादी संगठनों को फंडिंग करता है ताकि घाटी के माहौल को बिगाड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये अलगाववादी नेता जो जम्मू कश्मीर के सिर्फ 5 जिलों में अपने आप को सक्रिय पाते हैं और आमतौर पर श्रीनगर में हमारे पैसे पर ऐश करते हैं, इनके बारे में अब क्या हकीकत निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के पेरोल पे पलते हैं हुर्रियत के ये नेता, और ये बात स्थापित हो चुकी है। अलगाववादी नेता जो बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं ताकि वो बच्चे पत्थर से भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सके, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये वो अलगाववादी नेता हैं जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं। ये वो अलगाववादी नेता हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन हिंदुस्तान की थाली में छेद करते हैं। अब इनके खिलाफ जांच शुरू हो रही है।
एनआईए ने हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इन अलगाववादी नेताओं को या तो हम जेल में भरें या फिर इनसे कहें आपको बहुत पसंद है पाकिस्तान, चले जाइए पाकिस्तान, नहीं जरूरत है आपको रहने की हिंदुस्तान में। कश्मीर की अशांति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हर कोई जानता है। पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर कौन पकड़वाता है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान के मुहर्रिक कौन है, ये बात भी अब जग जाहिर हो चुकी है। कश्मीर के दुश्मनों का चेहरा बेनकाब हो चुका है और अब इन लोगों पर शिकंजा भी कसने की तैयारी हो चुकी है। एनआईए ने ऐसे गद्दारों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो कश्मीर को बदनाम करना चाहते हैं और आतंक की आग में झोंकने की लाख कोशिश भी कर रहे हैं। हुर्रियत नेता भले ही खुद को कश्मीर का हिमायती बताते हों, लेकिन पाकिस्तान से पैसे लेकर ये लोग कश्मीर को जलाने की साजिश रचते हैं और इसके लिए कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल होता है। कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत के 4 नेताओं पर हिंसा फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा से पैसा लेने का आरोप लगा है। इन नेताओं में सैयद अली शाह गिलानी के अलावा फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान और गाजी जावेद बाबा शामिल हैं। एनआईए ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। एनआईए का कहना है अलगाववादी नेताओं पर आरोप है कि इन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों को जलाने के लिए लश्कर चीफ हाफिज सईद से पैसा मिलता है। इतना ही नहीं, घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर बरसाने के लिए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और पाक खुफिया एजेंसी ISI दोनों से फंडिंग होती है। एनआईए जल्द ही पूछताछ के लिए इन हुर्रियत नेताओं को बुला भी सकती है। ये पैसा पाकिस्तान से कैसे आता था, सिर्फ इंक्वायरी उस पे ना करे, पर इस पैसे का हुआ क्या, बेनामी प्रॉपर्टीज इनके कितने हैं कश्मीर में और कश्मीर से बाहर भी, इस पे भी अगर इंक्वायरी देखे तो बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। It's a known fact that the Hurriyat has been funded by Pakistan and Pakistan-based terror groups. That is something which is known. There have been cases in the past. एक और कश्मीर में अलगाववादी पत्थरबाजों के जरिए आग भड़काना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सीमा पार से फायरिंग कर तनाव फैलाने की नापाक कोशिश कर रहा है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है। रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। As far as the militants are concerned, all our security forces, the police agencies are in a state of full alertness and readiness to deal with them. जाहिर है मुट्ठी भर लोग एक साजिश के तहत कश्मीर को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन असली कश्मीर की तस्वीर इन पत्थरबाजों की तस्वीर से कोसों दूर है और अब कश्मीर के गद्दारों का चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। घाटी में किसकी मदद से पाकिस्तान फैला रहा है तनाव? कौन है अमन के असली गुनहगार? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे एनआईए की जांच में, और एनआईए की जांच में रडार पर होंगे हुर्रियत के कई बड़े नाम। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हमारे देश की टैक्स व्यवस्था या यूं कहें कि कर व्यवस्था अब बदलाव के मुहाने पर है। 1 जुलाई से जीएसटी काउंसिल की तय किए गए नियम और उसके साथ साथ दरें लागू हो जाएंगी। जैसा कि प्रस्तावित था, तकरीबन 70% सेवाएं और तमाम सामान जो उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं वो 18% टैक्स स्लैब के तहत आ रही हैं, और उसके बाद 30% ऐसी सेवाएं और उसके साथ साथ सामान हैं जो 28% या 28% के साथ साथ 15% और टैक्स स्लैब के निहत आते दिखाई देंगे। यानी कि अब हमारे देश की पूरी कर व्यवस्था बदलने के मुहाने पर है। जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके आधार पर विकास के आधार को रखा जा सकेगा। सवाल ये उठता है कि क्या इसे हम सही तरीके से लागू कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की माने तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, हम आपसे एक कहना जरूर चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जो महंगी हो जाएंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सस्ती होंगी। तो बस खट्टा मीठा अनुभव है, देखिए क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की दरों को तय करने के बाद जहां कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वहीं कई सामानों की घटी कीमतें आपके चेहरे पर सुकून ला सकती हैं। दरअसल प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में 4 स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर महज 5% की न्यूनतम दर रखी गई है, ताकि लोगों की जेब पर कोई बड़ा असर ना पड़े। अब हम आपको एक एक कर उन सामानों पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी बता देते हैं।
सबसे पहले हम आपको उन आइटम्स के बारे में बताते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों के आइटम्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टैंड और लाइफ बोट्स जैसे आइटम्स को टैक्स की सबसे निचली 5% की दर में रखा गया है। जो जीएसटी काउंसिल ने रेट जो डिसाइड किए हैं 4 टायर रेट थे 5%, 12%, 18%, 28%, 28% विद सेस। आप देखिए उन्हें 89 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको उन्हें एकदम जीरो रेट में डाला है जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उन्हें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम आदमी के नीड के हैं, फूड के आइटम है जिसको 5% की स्लैब में डाला है। ऑब्जेक्टिव यह है कि इसके प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पनीर, पैकेज ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट, जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसे जरूरी आइटम्स को 12% के स्लैब में रखा गया है। फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। अब हम आपको उन सामानों के बारे में भी बता देते हैं जिस पर जीएसटी की सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली है। च्युइंग गम, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातिल जल, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार। इन चीज़ों को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28% का टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इस स्लैब के जरिए सरकार ने जहां आम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है तो वहीं लग्जरी आइटम पर चोट कर सरकारी खजाने को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और ऐसा लगता है जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार की यादें अब कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में बहुत धूमिल नहीं होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति लगभग वैसी ही होती जा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज बढ़ते हुए क्राइम पर स्पष्ट तौर पर कहा कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या कथनी और करनी एक होगा? मैं मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध तय कर चुके हैं अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। भरोसा तो दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ विधानसभा में, लेकिन विपक्ष की सीटियां बजाए जो विपक्ष ने बजाई थी उस पर भी अच्छी खासी चुटकी ली। अब आप जानते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त विधानसभा में किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुटकियां ली गई थी, साथ ही साथ सीटियां बजाई गई थी, पेपर फेंके गए थे। जाहिर सी बात है परंपराओं का बहुत ज़्यादा अपमानना उसकी हुई थी, लेकिन अब जरा क्या जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने, यह भी देख लीजिए। अपने जीवन में पहली बार देखा कि सदस्य सदन में सीटी बजा रहे थे। महोदय मैं देख के आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं सबसे आगे की पंक्ति में ही था, तो सीटी अब तक मैंने बजाते हुए 2 ही प्रकार के लोगों को देखा है। तो ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन उनकी एक निर्धारित यूनिफॉर्म है, और दूसरों के लिए हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड गठित कर दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज के ज़माने में नकल करना कितना मुश्किल या यूं कहें कि कितना हाईटेक हो गया है। 10 लाख रुपए की बनियान कोई खरीद सकता है? अगर नहीं तो ज़रा देख लीजिए पटना पुलिस ने नकल का जुगाड़ कैसे पकड़ा है। इस बनियान की खासियत आपको ये हम बताएं कि इसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जिसके ज़रिए नकल का पूरा गिरोह तैयार होता है, और ये अंतर्राज्यीय टीम है जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक अपने पैर फैलाए हुए है। और इस बनियान के ज़रिए
नकल कराई जाती है परीक्षाओं में। 10 लाख रुपए की लागत का यह बनियान नकल कराने की एक मशीन है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ साथ पूरे दुनिया में एक नई धमक हुई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूरे प्रशासन को बदल कर रख देंगे, दुनिया का नजरिया बदल जाएगा और अमेरिका न जाने क्या कुछ कर बैठे। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ही देश में इस तरह से गिरते दिख रहे हैं कि उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि पूरी की पूरी मीडिया उनके खिलाफ काम कर रही है। FBI के निदेशक को उन्होंने बर्खास्त कर दिया और अभी भी FBI के निदेशक, जो बर्खास्त निदेशक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप और रूस के रिश्तों की जड़ें खोदते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संभावना इस बात की प्रबल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लाया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो जरा सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति सत्ता के पहले साल इंपीचमेंट झेलता दिखाई दे, इससे ज्यादा बुरी खबर अमेरिका के लिए और क्या हो सकती है। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, एक मुल्क का राष्ट्रपति जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अपने फैसलों से न केवल लोगों को चौंकाते हैं बल्कि डराते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की कमान संभाली है तब से उनके साथ विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का विरोध भी जगजाहिर हो चुका है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने जब से FBI के निदेशक जेम्स कोमे को बर्खास्त किया है तब से उनके खिलाफ बगावत बढ़ने लगी है। कुछ दस्तावेजों के जरिए ये बात भी सामने आई है कि ट्रंप ने FBI चीफ कोमे को तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन के खिलाफ जांच बंद करने को कहा था। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई थी कि ट्रंप ने एक बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री के सामने आतंकी संगठन ISIS पर हमले से जुड़ी गोपनीय जानकारी जाहिर कर दी थी। ट्रंप ने गोपनीय जानकारियां जाहिर करने की बात को खुद स्वीकार भी किया है। FBI के काम में ट्रंप के दखल की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का शक है। इस खबर के बाद ट्रंप पर विरोधियों का वार तेज हो गया है। चर्चा यहां तक है कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, या तो खुद ही पद छोड़ देंगे या महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप की अपनी पार्टी के कुछ लोग भी यही चाहते हैं कि वो कुर्सी छोड़ दें। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई महाभियोग चलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान है? तो इस बात की संभावना कितनी है, इस बात को भी समझ लीजिए। अमेरिकी संविधान के सेक्शन 4 के आर्टिकल 2 में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल ऑफिसर्स को राजद्रोह, रिश्वतखोरी या दूसरे गंभीर अपराधों तथा दुराचारों के लिए महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाने के पीछे बहुत मजबूत कारण होने जरूरी है। सीनेट में 1/3 वोट पक्ष में पड़ते हैं तो महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर ट्रंप के केस में भी ऐसा होता है तो उन्हें तुरंत राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमेरिका में ट्रंप को हटाए जाने की चर्चा जोरों पर है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिकी शेयर बाजार पूरी तरह गिरे हुए नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।